मेरा नाम साधना पटेल है, घर का नाम बिटोली है। किस मामले को लेकर यहाँ पे आए थे? मेरे साथ में मैंने 1/11/2022 को केशभान पटेल की पत्नी श्रीमती रामदेवी के खिलाफ में एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी झांसी को दिया था कि उनकी पत्नी विकलांग नहीं है और किसी दिव्यांग की नौकरी छीने हुए अपने को विकलांगता का पात्र बनाते हुए फर्जी तरीके से विकलांग बनी हुई हैं, जबकि वो विकलांग नहीं है। इनकी सत्यापन विकलांग बोर्ड का गठन करा के और इनका विकलांगता की जाँच करा ली जावे और इनकी बीएड की मार्कशीट मान्यता प्राप्त नहीं है तो इनकी बीएड की मार्कशीट का भी सत्यापन करा लिया जावे। तो बीएसए माननीय जिलाधिकारी झांसी ने 1/11/2022 को ऑर्डर कर दिया था सत्यापन की जांच हेतु। जब सत्यापन की जांच दोनों विभागों में पहुंची तो इन्हें वहां से जानकारी प्राप्त हो गई कि इनकी पत्नी के संबंध में मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया है और इनकी पोल खुल जाएगी। इनकी पत्नी विकलांग नहीं है, इनकी पत्नी विकलांग नहीं है। रिकॉर्ड में इनकी पत्नी 40% का दर्ज है सीएमओ साहब झांसी के यहाँ विकलांग उसमें, और नौकरी में इन्होंने उसे 40% को इन्होंने 50% बना के अपने को ये नौकरी पर बनाए हुए हैं। तो सर मैंने जिलाधिकारी से कहा था हुजूर कि ये विकलांग तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा भी विकलांग प्रमाण पत्र है इन्हें उसी विकलांग प्रमाण पत्र पर नौकरी के लिए आवेदन करना चाहिए था। इन्होंने 40 का 50 बना लिया सर, और ये शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग इनसे मिला हुआ है। तब माननीय जिलाधिकारी जी ने सत्यापन उस पर कराया है सर। तो सत्यापन की इन्हें जैसी जानकारी हो गई तो इनके तमाम धमकी भरे फ़ोन हमारे पास आने लगे, गुंडे माफियों के फ़ोन आने लगे कि हमारी सरकार आएगी तो हम तुम्हें मार डालेंगे, अभी भी मार डालेंगे, हमारे तो उच्च लोगों से संबंध है, ये है वो है। इसी क्रम में इन्होंने 21 जनवरी को सर मुझे अश्लील मैसेज किए, बहुत अश्लील मैसेज किए। इन्होंने अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज किए। तो मैंने इसकी शिकायत अपने परिवार में भाई से और रिश्तेदार नातेदारों से कहा तो उन लोगों ने कहा कि तुम इसको गंदे गंदे मैसेज क्यों भेज रहे हो, अपनी सास के साथ रह के वो अपना जीवन यापन कर रही है, विडो है, लेडीज, क्यों परेशान उसको कर रहे हो। तो इन लोगों ने कहा कि मेरे खिलाफ दिया हुआ प्रार्थना पत्र वापस ले लो, नहीं तो हम जान से इसको ख़त्म कर देंगे। तो ये दिनांक 23 जनवरी 2023 को मेरे घर में आए 2 अज्ञात व्यक्ति, इनके साथ में आए, बंदूक साथ में जो लेके आए और इन्होंने मेरे साथ बहुत अपमानजनक व्यवहार किया, मुझे बहुत भद्दी गालियाँ दी और गालियां देते हुए इन्होंने जो मेरे साथ कृत्य किया, मैं महिला हूं, ये पुरुष, जो इन्होंने जघन्य अपराध मेरे साथ किया है वो मैंने इस प्रार्थना पत्र में लिखा है। मैं यहां खुले चैनल पे नहीं बोल पा रही हूं, लेकिन मैंने प्रार्थना पत्र लिखकर कप्तान साहब के समक्ष वो सारी बातें कही हैं। और जब ये शर्मसार करने में पूरी तरह से नाकाम रहा तो इसने कहा कि अरे ये वकील है, ये मेरे खिलाफ कंप्लेन करेगी और मेरे इनके हमारे ऊपर हमला करने से, इनके हमारे ऊपर जघन्य अपराध कारित करने के उद्देश्य जो कृत्य मेरे साथ किया जा रहा है उसमें मैं चिल्ला रही थी अपने बचाव पक्ष में। तो आसपास के लोग आ गए और इसने ये देखा कि आसपास के लोग आ गए, कहीं ऐसा ना हो कि भीड़ हमको पुलिस के हवाले कर दे। तो इसने मेरे ऊपर अपने साथी के हाथ से बंदूक लिया और इसने मेरे जान से मारने की, उससे मेरे ऊपर हमला कर, जान से बंदूक चला दी और ये कहा कि हटाओ इसको, जान से ही खत्म कर देते हैं। ये अपने मेरी पत्नी के खिलाफ प्रार्थना पत्र देती रहती है और नहीं तो मेरी पत्नी जेल चली जाएगी, नहीं तो इसी को हम मारे देते हैं। तो ये कहते हुए इन्होंने मेरे ऊपर जान से मारने की नीयत से बंदूक का फायर कर दिया, जो आज भी मेरी दीवार में इतना छेद है, पूरी दीवार में उसके निशान आए हुए हैं। तब ये प्रार्थना पत्र मैंने कप्तान साहब के यहाँ गया तो वहाँ COCT बैठे थे श्री अविनाश गौतम जी। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन चल रहा है शिक्षक MLC का और आप 1 हफ्ता रुक जाइए, आपके पास CCTV भी है और इसके गंदे मैसेज का प्रिंट आउट है, आपका मुकदमा तो लिख जाएगा, लेकिन थोड़ा समय दे दीजिए, प्रशासन पूरा व्यस्त है। तो मैंने इस पर भरोसा किया, मैंने इस बात पर भरोसा किया। 1 हफ्ते तक मैंने पत्रकार बंधुओं को ना कहा ना बुलाया कि चले सही घटना है, FIR मेरी लिखना है, प्रशासन थोड़ा समय मांग रहा है हमसे, तो ठीक है, पुलिस के भी अपने तमाम काम है। अब आज ये हुआ है कि मैंने फिर समाधान में प्रार्थना पत्र दिया, कोई मेरे उसमें नहीं हुआ। समाधान दिवस में देने के बाद ये हुआ, बजरंग चौकी की पुलिस आई और उक्त घटना में ये मेरे अंदर घुसे थे। इसका जो CCTV फुटेज था तो पुलिस हमको ये कहते, मेरा CCTV फुटेज ले गई उसका घटना का, कि बस उच्च अधिकारी को दिखा के हम आपको वापस कर देंगे, आपकी FIR लिखी जा रही है, बस 10 मिनट के लिए दे दीजिए। तो मैंने संडे का दिन था, मैं घर में थी, तो हमने कहा कि सर मेरे पास एक ही है, कल आ जाइए, या मैं ही चलूँ उच्च अधिकारी के यहाँ दिखा दूँ और अपना वापस CCTV ले लूँ। तो उन्होंने कहा नहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वो कॉन्फिडेंशियल मैटर है, वो गोपनीय मैटर है, आप हमें दे दीजिए और हम आपको वापस कर जाएंगे। तो पुलिस मेरी CCTV फुटेज भी ले गई, इंद्रपाल चौकी इंचार्ज बजरंग कॉलोनी, और आज तक मेरी CCTV फुटेज नहीं लौटाई उन्होंने और ना ही मेरा मुकदमा लिखा। अब ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारा मुकदमा है वो कुछ प्रार्थना पत्र हटा दीजिए, मेरे हिसाब से बनाइए, तब हम इसका मुकदमा लिखेंगे। तो हमने कहा, आज भी हम माननीय कप्तान साहब के यहाँ उपस्थित हुए, सक्षम अधिकारी जो उनके बैठे थे। नहीं, अभी बात नहीं हुई है, अधिकारी अभी जिलाधिकारी, श्रीमान जिलाधिकारी मीटिंग ले रहे हैं। तो मैं अपना प्रार्थना पत्र और अपनी व्यथा उनको भी मैं कहने आई हूँ
कप्तान साहब के यहाँ मैं गई, मैंने वहाँ पाठक मैम बैठी थी, मैंने उनको प्रार्थना पत्र दिया और अपनी सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा कि तुम अकेली आई हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं आया। हमने कहा हुजूर वो बहुत पैसे वाला आदमी है, बहुत पैसे वाला आदमी है, केशवान पटेल रसूख वाला आदमी है, उसके खिलाफ सामान्यतः से कोई नहीं आने वाला है। मैं ही हूँ कि मेरा अपमान किया, मैं ही हूँ, मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं हत्या होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इसके खिलाफ लड़ूंगी और न्याय मांगूंगी साहब। मैं हर दरवाजे जाऊंगी, कोई ना कोई तो मेरी सुन ही लेगा। तो उन्होंने थाना अध्यक्ष नवाबाद से बात हुई है, अब जो भी हुई है अगर वो बुलाते हैं तो मैं फिर से अपना पक्ष रख के मैं 3 बार DIG साहब के सामने पेश हुई हूँ, लेकिन मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है, क्योंकि केशवान पटेल एक रसूख वाला इंसान है, पैसे वाला इंसान है, अरबपति इंसान है, अकूत संपत्ति का मालिक है, बड़े लोगों से उसके संबंध है साहब। संपत्ति केशवान जी, आप लगातार गुंडई कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, साधना पटेल नाम की एक महिला अधिवक्ता की हजार धमकी दे रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, ना ऐसी कोई बात है। जो भी आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं वो झूठे मिथ्या आरोप लगाए जा रहे हैं। एक्चुअली मामला जो है वो श्री स्वरानंद संस्कृत विद्यालय मड़ोरी का, ये मड़ोरी की रहने वाली हैं। मड़ोरी के विद्यालय की प्रबंध समिति में हम लोग हैं और उस विद्यालय में करोड़ों रुपए की भूमि है। इनके साधना पटेल के नाना ने फर्जी तरीके से 1.5 एकड़ भूमि विद्यालय को दे के 6 एकड़ कीमती में विद्यालय की ले ली, जिसकी आज बाजारू कीमत 30 से 40 करोड़ रुपए के लगभग है, जो गुरसा मंडी गड़बई मेन रोड पर है। वो उसके खिलाफ, उसको हड़पने के लिए इन्होंने SDM कोर्ट में मुकदमा पैरेलल कमेटी बना के एक सूची दी कि ये प्रबंध समिति में हम लोग हैं। उसका मुकदमा चल रहा है, जिसमें 2 तारीख अभी ये मार्च में नियत है। क्योंकि वो ये चाहते हैं कि प्रबंध कमेटी जब हम काबिज हो जाएंगे तो ये ज़मीन हमारी विद्यालय को नहीं जाएगी, ये हमारी हो जाएगी। क्योंकि उसका एक मामला आयोग महोदय झांसी के भी चल रहा है, ज़मीन का मामला। तो इन सब चीज़ों को लेके ये 1-2 बार पंचायत भी हुई है, इसमें कई गणमान्य लोगों के सामने, रिश्तेदारों के सामने पंचायत भी हुई है। लेकिन पंचायत में मानते हो कहते सब कुछ हमारे लिए छोड़ दो, हम किसी को इस कमेटी में नहीं रखेंगे। उनका आरोप ये है कि आपकी पत्नी विकलांग ना होते हुए भी नौकरी कर रही हैं, उनकी डिग्री फर्जी है B.Ed की। इस मांग को उठाने के बाद आप उन पर आक्रामक हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है। जो उन्होंने जो आरोप लगाए उनकी सबकी जांच हो गई है, डिग्री की भी जांच हो गई है, विकलांगता की भी जांच हो गई है, सभी जांच रिपोर्ट शासन को पहुंच गई है। उस दिन घर पे जाके आपने बदतमीजी की, आप घर पे गए थे? घर पे क्यों गए थे? मैं उस दिन झांसी ही नहीं रहा था। मैं 16 तारीख को पटना की शादी में गया था। वहाँ पे वो नेफेड के वो वाइस चेयरमैन हैं डॉक्टर सुनील सिंह, उनकी शादी थी। उसमें तेजस्वी यादव काफ़ी लोग थे। मैं 16 तारीख को पटना था, 21 तारीख को मैं यहाँ आया, 22 तारीख को मैं वहाँ इटावा शादी थी वहाँ गया, वहाँ होटल में ठहरा। उसकी मैंने रसीद लगाई है। और जो इन्होंने जो आरोप लगाया, झूठ आरोप लगाए हुए हैं। और दूसरी बात इन्होंने ये कहा है दोनाली बंदूक से फायर किया है इन्होंने। मेरी बंदूक जिलाधिकारी महोदय के आदेश से 2020 में हमने उसको सिलेंडर कर दिया है। हमारे पास कोई डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस भी नहीं है। आपने उसके मोबाइल पे अपने मोबाइल से जो मैसेज लिखे हैं जाने मन तमन्ना, ऐसा क्यों किया आप? ऐसा हमने कोई मैसेज नहीं लिखा है। और जो वो बता रहे हैं वो पता नहीं कहाँ से कैसा है। क्योंकि वो तो अभी उन्होंने ये भी कहा था कि हमने नकली पेन ड्राइव बना दी उन्होंने हमारे घर पे आए थे। अब वो भी कभी सामने आ जाएगी। मैसेज कुछ किए थे आपने उसको? ऐसा तो कुछ वो हमारे उसमें होता, हमारे उसमें होते हैं। और फिर मैसेज अगर कोई व्यक्ति करे तो लगातार क्यों करे भाई? किसी चैट कर रहा है आदमी तो उसके भी कुछ आना चाहिए। लगातार पागल तो होगा नहीं, लगातार आदमी मैसेज करता रहेगा। अगर कोई वजह तो होगी कोई ऐसी, या अगर कोई जरूरत तो वो उन्होंने जो कहा वो भी तो उसमें आना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है उसमें। और फिर दूसरा बात है, अगर कोई चैट का है भाई, कोई वायरल थोड़ी है वो भाई। आपने कोई चैट की है, पहले की थी मान लो, तो पहले हमने यही समझाया था कि हमने तुमको पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, तुम क्यों ऐसी खुरापात करती हो। इसके पहले उन्होंने फर्जी शिकायत करने का मुकदमा लिखवाने की कोशिश की थी। कोई राजपूत लड़का था वहाँ का चरगाँ का BKD के अध्यक्ष, इन्होंने 3 लाख रुपये ले लिए, घर पर मांगने गए तो इन्होंने वहाँ मारा। फिर दोनों बच्चों हमको लेके ये उनको मारने चले गए। इनका सब ये जो षड्यंत्र है सिर्फ दबाव बनाने के लिए, किसी तरह ये लोग प्रबंध समिति से बाहर हो जाएं, हम लोग प्रबंध समिति के अंदर हो जाएं। इसी के तहत ये सुनियोजित षड्यंत्र तहत कहीं पत्नी की शिकायत करती, कि हमारी शिकायत करती, बच्चों की शिकायत करती है। इसके पीछे कारण ये है कि वो ये जानती है ये लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और इस समय सरकार का हमें लाभ मिल जाएगा। जबकि इस समय समाजवादी पार्टी अलग चीज़ है भाई। समाजवादी पार्टी से ना हमारे पास वर्तमान कोई पद है, ना हमारा कोई वो है भाई। हमारे तो सभी पार्टियों के लोगों से रिश्ते हैं। ना मैं कोई पदाधिकारी हूँ वर्तमान समाजवादी पार्टी का, ना कुछ हूँ।
सिर्फ मैंने कहा पैसे बनाने का मुख्य कारण यही है कि मैं प्रवक्ता स्पेंट्री कॉलेज में हूँ, मेरी पत्नी टीचर है दगारा जूनियर हाई स्कूल में, मेरा बेटा है हसारी हाई स्कूल में। तो हम लोगों पर इस तरह के चूँकि ये लोग नौकरी करते हैं, अगर फर्जी मुकदमा लग जाएगा, जेल चले जाए तो इनका नौकरी में खतरा आ जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि 40% विकलांग थी, आपने 50 कर लिया उसको। ऐसा कुछ नहीं, तो डॉक्टरों का काम है, ये इसमें हम लोग क्या कर सकते। 40% वो एक्चुअली में क्या था, वो 50% ही विकलांग थी। वो हिंदी में 50 ही लिखा है, अंकों में जो शब्दों में लिखा है वो 50 ही लिखा है, देखना ध्यान से, और जो अंकों में लिखा है उसमें 40 लिखा है। तो डॉक्टर ने देखा, तब डॉक्टर ने इसको 50 किया है, 40 का। उसमें हमने कुछ नहीं किया, वो उसकी भी जांच हो गई है सिविल हॉस्पिटल से, वो जांच शासन को भी चली गई है। बीएड का जो है वो भी मामला वहाँ चला गया है, और ये जांच पहली बार नहीं हो रही, ये तो जांच हमें 10 बार हो चुकी है। जब उनकी नियुक्ति हुई थी उस समय भी जांच हुई थी, जब सैलरी मिलना थी तब उस समय जांच हुई थी, हमेशा लगातार जांच ही होती रहती है उसमें। केवल बदनाम करने के लिए, ओनली बदनाम करने के अलावा लोग क्यों जुड़ते हैं भाई? भाई 40-45 करोड़ की ज़मीन का मामला है, जिस हर कोई साथ हो जाता है। भाई 1 करोड़ हम तुमको दे दें तो हमारे साथ हो जाओ, 1 करोड़ हमको दे दो हमको साथ हो जाए। मतलब 60-70 लाख की ज़मीन बेच चुकी है और 2 करोड़ ज़मीन का सौदा कर लिया है इन्होंने गोसावी पार्टी से। लेकिन वो तो चूँकि मामला आयुक्त के यहाँ है, तो हमारा मतलब ये है कि लोगों को सचेत करना, ये तो बेच बात के चले जाएंगे। कल के दिन मान लो विद्यालय जीत जाएगा मुकदमा, तो वो तो गरीब लोग तो फंस जाएंगे जिन्हें जमीन ले। उनके पिता को आपने बंधक बना के सब कुछ लिखवा लिया उनसे? ऐसा हमारा ना पिता हमारे कभी आया, ना कोई बंधक बनाया, ना कुछ। रिश्ते में हमारी सगी भतीजी है, बड़े साले की लड़की है वो हमारे बंधक क्या बना। हमारे यहाँ तो पढ़े, हमारे यहाँ रह के ही उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ली है। BA हमारे यहाँ किया है, BA हमारे यहाँ किया है, पूरी शिक्षा की बरसों हमारे यहाँ रही, वो रही हैं, उनकी बड़ी बहन रही हैं, सब लोग रहे हैं। कोई हमारे कोई ऐसे वो थोड़े हैं, कुछ ऐसे इनके कुछ गलत कारनामों की वजह से हमने परिवार से दूरी बना ली। हम तो बहुत दूरी बना के 20 साल से हमारा इनके यहाँ कोई आने जाना नहीं है, ना हमारे कोई रिश्ते हैं किसी तरीके से। और ये तो करने में कोई सोच सकता है ऐसा? मैं पिता तो लूँ उसका। और जो महिला इतने गंदे आरोप पे आ जाए तो इसका मतलब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है?